तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान। इससे पहले हमने किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसका वो चाहे तो आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। इससे आप एमएचडी की पूरी तैयारी आसानी से इन वीडियोस की मदद से कर सकते हैं और आपको कहीं अधिक नोट्स जमा करने की या अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स की मदद से आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में आए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके उद्देश्य को हम थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि उद्देश्य समझना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर हम देख लेंगे कि किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव रहा था और गोदान में स्वतंत्र भारत की क्या कल्पना थी। गोदान में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। एक लुक देख लेंगे, एक बार पूरा ओवरऑल देख लेंगे इसके। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे तरफ से यही रहेगी कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट करेंगे और आपको केवल उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ दिया जाता है लेकिन हर कुछ ज़रूरी नहीं होता और हर कुछ हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो आप मेन पॉइंट्स को पढ़ते जाइए। बाकी तो फिर हमारे साथ आप ओवरऑल पढ़ सकते हैं अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो। आइए देखते हैं कि पहले उद्देश्य क्या था। तो हिंदी उपन्यास एवं कहानी 3 की यह दूसरी इकाई है। आपने इससे पहले की इकाई किसान के परिप्रेक्ष्य में गोदान में भारतीय किसानों के सामूहिक दुख दर्द, आर्थिक सामाजिक शोषण की निरंतर प्रक्रिया और किसान से मजदूर बनने की विवशता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। इस इकाई में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए उद्देश्य को समझ लेते हैं। गोदान में अभिव्यक्त राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर प्रेमचंद्र के आज़ाद भारत की परिकल्पना को समझेंगे। इसके अलावा किसान जीवन की कथा में राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थिति और उसके प्रभाव को जान सकेंगे। शहरी जीवन की कथा में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को रेखांकित कर सकेंगे। प्रेमचंद्र का राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में जनतांत्रिक दृष्टिकोण क्या था, इसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं गोदान में उपस्थित राष्ट्रीय आंदोलन। गोदान में कहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसके बारे में जानते हैं। गोदान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें होरी कभी आंदोलित नहीं होता। वह किसान की कुशल दबे रहने में मानता है। राय साहब को क्या दोष दें, भाग्य का खेल है, ऐसा सोचकर वह शांत रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने कभी सक्रिय आंदोलन का चित्रण किया हो या उनके पात्र आंदोलित न होते हों। रंगभूमि में अंधे सूरदास के लिए जनता आंदोलन पर उतर जाती है। प्रेमचंद उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। कर्म भूमि में तो लगान बंदी आंदोलन को पर्याप्त विस्तार से चित्रित किया है। तब प्रेमचंद ने गोदान में होरी को इतना दब्बू, डरपोक और समझौता परस्त क्यों दिखाया है। प्रेमचंद्र साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों ने इस सवाल को उठाया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा, प्रेम आश्रम के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत ही अधिक विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशीलता और अंधविश्वास का पुंज दिखलाया है, जो भारतीय किसानों की जातीय विशेषता है। यदि किसान आंदोलन की ओर ध्यान दे तो प्रेमाश्रम के 17-18 वर्षों बाद लिखे हुए गोदान में किसान काफ़ी संतोषी, भाग्यवादी और धैर्यवान रहा। अपने अनुभवों से प्रेमचंद ने इस तथ्य को अंत में समझा और होरी के रूप में उन्होंने ऐसे ही किसान का चित्रण किया जो तमाम किसानों का प्रतिनिधि हो सका। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, होरी कायर नहीं है। राय साहब की दावत में वही अकेला होता है जो पठान बने हुए मेहता की बंदूक से घबराता नहीं और उससे भिड़ जाता है। यूँ थानेदार के सामने जाते हुए घबराता है। कारिंदा महाजन पंचों का आदेश मान लेता है। वैसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक पात्र के रूप में वो होरी अधूरा पात्र है। वह उपन्यास में कभी अकेला नहीं आता, उसके आगे पीछे हमेशा धनिया रहती है और वह हर मुद्दे पर अपनी राय देने से बाज नहीं आती। अक्सर होरी धनिया से तर्क में परास्त हो जाता है, उसकी डांट फटकार खाकर चुप हो जाता है। वह तो धनिया से मिलकर ही संपूर्ण चरित्र बनता है।
यदि धनिया की तुलना मनोहर से की जाए तो उसके सामने मनोहर धीमा पात्र ही लगेगा। इसके बावजूद यह तय है कि प्रेमचंद्र ने गोदान में किसानों की आंदोलन धर्मी चेतना का वर्णन नहीं किया है, वरन उसकी बदहाली का बयान किया है। वे गोदान में किसानों का आह्वान नहीं करते, उन्हें प्रेरित नहीं करते कि वे उठकर इस व्यवस्था का अंत कर दे, वरन वे शिक्षित मध्यम वर्ग को उत्साहित करते हैं। गोदान शिक्षित वर्गों को संबोधित है, इसमें उनकी न्याय चेतना को उकसाने का प्रयास किया गया है ताकि यह वर्ग किसानों का हित चिंता के लिए संगठित प्रयास करे। प्रेमचंद को यह विश्वास हो गया था कि आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवियों की सक्रियता के बिना किसान स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने किसानों के ओज का वर्णन न कर उनकी असहनीय पीड़ा का चित्रण किया है। किसान जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल सकते हैं जिससे आप अपने उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है, होरी को इस आंदोलन की कोई जानकारी नहीं है। गोबर अवश्य शहर में जाकर राजनीतिक और कानूनी रूप से परिचित हो गया है। गोबर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद्र ने लिखा, सभाओं में आने जाने से उसके कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें कम रह गया है। आए दिन पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे यहाँ वहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह थी, बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई नहीं भागता। इसी तरह से होली के अवसर पर गोबर जब गांव आता और मुखियों का मखौल उड़ाता, तब होरी सोचता, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसे बेलाग बातें कहता है। मुखियों को हत्यारा बताते हुए धनिया उन पर टिप्पणी करती है, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। हाँ, धनिया एक बार सुराज का जिक्र करती है। शेष किसी ग्रामीण पात्र ने कभी भी सुराज या राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। धनिया द्वारा किया गया जिक्र भी धनिया का अपना नहीं लगता, वरन ऐसा लगता है मानो लेखक स्वयं धनिया के मुंह से बोल रहा है। इन टिप्पणियों के अलावा ग्रामीण जीवन में किसान पात्रों की बातचीत में राष्ट्रीय आंदोलन का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। 2-1 स्थानों पर अप्रत्यक्ष उल्लेख अवश्य मिलता है। उपन्यास के आरंभिक हिस्से में राय साहब का परिचय देते हुए प्रेमचंद ने लिखा, पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल गए थे। तब से उनके इलाके के असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह वक्तव्य भी लेखक का ही है। उसके द्वारा भी प्रेमचंद राय साहब के व्यक्तित्व को रेखांकित करना चाहते हैं। इससे किसानों की राजनीतिक जागरूकता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी किसान ने कभी इस श्रद्धा को अभिव्यक्त नहीं किया, न अकेले में न सामूहिक बातचीत में। इसीलिए जहाँ तक किसानों के जीवन का प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। यह अवश्य है कि ज्यों ही उपन्यास में पढ़े लिखे शहरी संभ्रांत पात्र आते हैं, चाहे वह जनता के हितैषी मेहता हो, चाहे खन्ना या राय साहब, वे सभी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बातचीत करते हैं। इससे एक निष्कर्ष तो निकलता ही है कि प्रेमचंद्र की दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन अभी तक शहरी मध्य वर्ग पूंजीपति जमींदार समुदाय तक सीमित है। शहर के निम्न मध्यम वर्गीय लोग और मजदूरों तक में थोड़ी बहुत जागृति आ गई हो, परंतु विशाल किसान वर्ग से यह आंदोलन अभी तक दूर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शहरी जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। इस दृष्टि से शहरी पात्रों का जीवन क्रम देखें तो पाते हैं कि लगभग सभी पात्र इस आंदोलन से परिचित हैं। स्वयं राय साहब जेल चले ही गए थे। यह अलग बात है कि राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसे चली आती थी। इसी तरह मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे। संग्राम में आगे बढ़ने वाले 1-2 बार जेल हो गए आए थे। किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और A क्लास में रहकर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे।
हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था। मिस मालती भी एक बार जेल हो आई थी। मालती एक बार कहती है, मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की, और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब से ही गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई हैं। इसी तरह राय साहब के भावी दामाद कुंवर दिग्विजय सिंह के बारे में प्रेमचंद ने लिखा, कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वह न करते हों। और अय्यासी तो रईस की शोभा है, परंतु वैसे बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोल कर सहयोग देते थे, गुप्त रूप से। अधिकारियों से यह बात छिपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, और साल में एक दो बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। हाँ, यह अवश्य था कि उनमें से कुछ पात्र कांग्रेस को सहयोग देने के लिए पछताते हुए भी दिखाई देते हैं। कभी वे जेल जाने का गौरव गान गाते हैं, तो कभी अपनी इस मूर्खता के लिए अपने आप को कोसते हैं। एक बार राय साहब बोले, सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को रोक न सका, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी हुई और अभी तक उसका तवाना दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही राय साहब एक बार पछताते हुए कहते हैं, कांग्रेस में शरीक हुआ, उसका तावाना अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। यह पछतावा अंत तक उनको अंग्रेज राज का भक्त बना देता है। प्रेमचंद बहुत मीठी चुटकी लेते हुए इस प्रकरण का वर्णन करते हैं। प्रेमचंद ने लिखा, राय साहब का सितारा बुलंद है। सब बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजिस्ट्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ साथ राजभक्ति की ऐसी तरंगें उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्लावित हो उठा। यह जीवन नहीं, विद्रोहियों के बारे के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए, अफसरों की नज़रों में गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। उपयुक्त सभी प्रसंगों से ऐसा लगता है कि प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के तत्कालीन रूप से कुछ असहमत होने लगे थे। इसीलिए इस आंदोलन के प्रति वैसा उल्लास और उत्साह का भाव गोदान में नहीं मिलता जैसा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओं में मिलता है। हंस और जागरण की कई टिप्पणियों में भी प्रेमचंद ने आंदोलन की कमियों की ओर इशारा किया है। इसी कारण गोदान में भी राय साहब के घर शराब की दावत होती है। प्रेमचंद उस पर कोई एतराज़ नहीं करते। मिस मालती पंडित ओमकार नाथ के खान पान की पवित्रता को छुड़ाकर उन्हें बहला फुसलाकर जब शराब का जाम पिलाने में सफल हो जाती है, तो जैसे पिटारे में बंद कहे निकल पड़े हों। इस अवसर पर जो टिप्पणी होती है वह भी दृष्टव्य है। दृष्टव्य तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। यही नहीं, शिकार पार्टी के दौरान मोर्चा खुर्शीद सारे गांव को शराब पिलाकर मस्त कर देते हैं और प्रेमचंद लेखक के रूप में इस पर कोई एतराज़ नहीं करते। 28 जून 1933 के जागरण में प्रेमचंद ने सत्याग्रह आंदोलन का मूल्यांकन इस तरह से किया है, सत्याग्रह आंदोलन क्रांति असफल हो गई। इसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, है ना। सभी बुद्धिजीवी पात्र किसी न किसी रूप में काउंसिल की गतिविधियों में चर्चा करते हुए दिखाए गए हैं। मिस तरम्बा मालती को काउंसिल में जाने की, चुनाव लड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं
मिस तंखा मालती को काउंसिल में जाने की, चुनाव लड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है, जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां जिसकी मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नर और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में जाए। इसी तरह तनखा राय साहब से कहते हैं, अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं, परंतु मालती का मत है कि जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं उनके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त है। मिर्जा खुर्शीद की फिर से इस लाइन को पढ़ते, थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, गलत लिखा गया है यहाँ पे। परंतु मालती का मत है कि जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं उनके लिए राय साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। मिर्जा खुर्शीद टिप्पणी करते हैं, मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े पूंजीपतियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फिर दे, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया, अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। इस काउंसिल की चुनाव हलचल से एक नया ढंग का राजनीतिक कार्यकर्ता का उदय हुआ है। प्रेमचंद की सूक्ष्म दृष्टि से वह ओझल नहीं हुआ। वह है असफल वकील मिस्टर श्याम बिहारी लेखा, जो बीमा कंपनी की दलाली करते हैं तथा तालुकदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव की उठापटक और उसकी गणित का ये अच्छे जानकार हैं। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। उसके पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। अब है प्रेम गोदान में स्वतंत्र भारत की कल्पना। गोदान की कथा वस्तु में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन नहीं किया है। तब भी रचनाकार की जीवन दृष्टि पर आंदोलन का प्रभाव होने के कारण आंदोलन की कथा वस्तु की परिधि का निर्धारण राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाहिर है गोदान की रचना राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम उद्देश्य स्वतंत्र भारत की स्थापना के अनुरूप हुई है। गोदान में प्रेमचंद ने किसी यूटोपिया की, किसी प्रकार के आदर्श समाज या राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत नहीं की। सेवा सदन और प्रेमाश्रम की आश्रमवादी आदर्श चेतना का गोदान में नितांत अभाव है। सुनहरे भविष्य की आशा भई दृष्टि रचना के यथार्थ को खंडित करती है। यह मानकर प्रेमचंद ने यथार्थवादी रचना पद्धति के अनुरूप गोदान का सर्जन किया है। यही गोदान की शक्ति है। इसमें लेखक ने होरी धनिया के जीवन की करुण कहानी पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखी। इसके साथ ही तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के बारे में लेखक आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करता हुआ दिखाई देता है। किसी भी आदर्श आकांक्षा के अभाव के बावजूद प्रेमचंद ने अपनी रचना का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किया। प्रेमचंद ने अपनी परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किए हुए दृष्टि विहीन यथा तथ्यवादी लेखक नहीं है। उनके कथन चयन में, चरित्रों के मूल्य निर्णय में, संवाद में, घटनाओं के विकास
क्रम में लेखक की जीवन दृष्टि सक्रिय रहती है। इनके माध्यम से हम गोदान की कथा के न कहे गए अंश को परिभाषित कर सकते हैं। गोदान की कथा की इकाई अन का हिस्सा गोदान के प्रस्तुत कथा देश को निश्चित आकार देता है। इस दृष्टि में हम गोदान की कथा को पुनः नियोजित करें तथा कथा के निष्कर्षों को संगत निष्कर्षों तक ले जाएं, हम उसमें स्वतंत्र भारत की एक धुंधली सी तस्वीर अवश्य बना सकते हैं। इस तस्वीर में प्रेमचंद की निश्चित भविष्यवाणियाँ, कुछ आकांक्षाएं, कुछ चेतावनियाँ, कुछ अंदेशा, कुछ चिंताएं जो अलग अलग प्रकरणों में देखने को मिलती हैं। गोदान को पढ़ते हुए सर्वप्रथम निश्चित भविष्यवाणी दिखाई देती है, वह यह है कि किसी भी हालत में स्वतंत्र भारत में जमींदार व्यवस्था नहीं रह सकती। जमींदारों का लोप अनिवार्य है। इसे प्रेमचंद ने अनेक घटनाओं, प्रकरणों, उद्धरणों और चर्चाओं में अटल सत्य के रूप में उद्घाटित किया है। राय साहब एकाधिक बार इसका जिक्र करते हैं। राय साहब स्वीकार करते हैं, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। राय साहब सजग पात्र हैं, परंतु वे असमियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डालियां न दे तो बागी समझे जाएं। वेंकट खन्ना उन्हें आगाह करते हुए कहते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। उनका विलास, उनका कर्जा, उनकी दलाली, उनके अत्याचार और उनकी अनुपयोगिता गोदान में सप्रमाण सिद्ध की हुई है। इसका विश्लेषण हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। जब तक जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता तब तक किसानों का अस्तित्व खतरे में। यदि जमींदारी प्रथा रही तो भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे, वे सब के सब खेत मजदूर बन जाएंगे। इसलिए किसानों को बचाए रखना है तो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना ही होगा। यह किसानों के अस्तित्व रक्षा का प्राथमिक प्रश्न है। इस विषय पर कोई ढुलमुल निर्णय नहीं लिया जा सकता। जमींदार प्रथा के समाप्त होते ही किसान से वसूल किए जाने वाले गैर कानूनी कर समाप्त हो जाएंगे, जिनमें डांट, दस्तूरी, सगुन, बेगारी आदि अनेक कर शामिल है। इसके साथ ही भूमि की लगान को कम करना पड़ेगा। धनिया सोचती है कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। किसानों की बदहाली का प्रमुख कारण लगान की यह अधिकता है। इसलिए स्वतंत्र भारत में लगान कम करना निहायत आवश्यक है। प्रेमचंद संकेत कर देते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के समाप्त होते ही जमींदार शक्तिहीन नहीं हो जाएंगे। उनकी शोषण करने की शक्ति भले समाप्त हो जाए, परंतु उनकी राजनीतिक ताकत तब भी बची रहेगी। काउंसिल का राजनीतिक अनुभव उन्हें आगे भी लाभ की स्थिति में रखेगा। इस और हल्का सा संकेत करके प्रेमचंद आगे बढ़ जाते हैं। इस विवाद में वे शायद नहीं पड़ना चाहते थे। प्रेमचंद्र आगाह करते हैं कि मात्र कानून बनाने से किसानों का भला नहीं हो सकता। कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। इसीलिए सरकार अगर असमियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त नहीं करेगी तो इस कानून से कुछ नहीं होगा। इसलिए महाजनी शोषण से मुक्ति के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार को बैंक से कम ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था करनी होगी। गोदान के किसानों की कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। इसके साथ ही प्रेमचंद किसानों में जागृति फैलाने का काम को भी महत्व देना चाहते हैं। यदि होरी गोबर की तरह सोचता और कार्य करता तो उसको इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, न उसे गैर कानूनी सूद देना पड़ता और न ही बिरादरी को डांट देनी पड़ती। इस और संकेत मात्र करके प्रेमचंद अपनी कथा में रम गए लगते हैं। आगे बढ़ते गोदान और प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि। गोदान में किस तरह से प्रेमचंद ने जनतांत्रिक दृष्टि क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। गोदान की कथा में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ के अभाव का तात्पर्य यह नहीं है कि उस उपन्यास में आंदोलन की प्रत्यक्ष उपस्थिति न दिखाई दे, परंतु रचनाकार की जीवन दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन का संदर्भ बराबर विद्यमान है। इस दृष्टि से गोदान में को पढ़ने पर हमारा ध्यान गोदान की कतिपय विशेषताओं की तरफ गए बिना नहीं रहता। उनमें सबसे पहली बात तो यह है कि गोदान ब्रिटिश भारत की तत्कालीन व्यवस्था का समर्थक उपन्यास नहीं है। वह इस व्यवस्था के प्रति तटस्थ और उदासीन भी नहीं है। इसके विपरीत वह इस व्यवस्था का कटु आलोचक है। जिस जमींदारी प्रथा, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व कानून की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार ने बना रखी थी, गोदान में उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें लेखक ने किसी भी स्तर पर
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक पंतोन्मुख वर्ग के सजग पात्र के रूप में कई बार राय साहब हमारी सहानुभूति ले जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, पुलिस गवर्नर, हिज एक्सेलेंसी और या उनका प्रतिनिधि कभी लेखक का समर्थन नहीं जुटा पाता। होरी का शोषण प्रत्यक्ष जमींदार और उसके कारिंदे और तथा धर्म समाज के पंच महाजन आदि करते हुए दिखाई देते, परंतु प्रेमचंद को जब भी मौका मिलता है वे शक्तिशाली अंग्रेज बहादुर की उपस्थिति का एहसास करा देते हैं। यदा कदा सरकार बहादुर की पटवारी पटेश्वरी भी सबको डराकर चुप करा देता है। राय साहब भी अधिकारियों को डालियां, दस्तूरी आदि देते रहने की चर्चा करते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व लिखे गए उनके उपन्यास प्रेमाश्रम से योगदान की तुलना की जा सकती है। प्रेमाश्रम के लखनपुर में पटेश्वरी नहीं रहता। यह पात्र राष्ट्रीय आंदोलन की इस समझ से पैदा हुआ है कि भारतीय किसानों की बदहाली का मुख्य कारण अंग्रेजी राज है। प्रेमाश्रम के डिप्टी ज्वाला सिंह का न्याय गोदान में नहीं मिलता। इसके अलावा प्रेमाश्रम का खलनायक ज्ञान शंकर है। प्रेमचंद इस उपन्यास में यही तो व्यक्त करते हैं कि यदि ज्ञानशंकर न रहे, जमींदार न रहे, किसानों को सिर्फ मालगुजारी देनी पड़े तो किसान खुशहाल हो सकते हैं। माया शंकर का उदार हृदय लखनपुर को स्वर्ग बना देता है। लखनपुर का ज्ञान शंकर न केवल क्रूर है वरन वह शक्तिशाली भी है। उसके छल प्रपंचों के आगे कोई पात्र नहीं ठहरता। प्रेमाश्रम के लेखन के बाद असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन हुआ। प्रेमचंद की दृष्टि में यह बात आई कि जमींदारों की क्रूरता एक शक्तिशाली वर्ग का शिकंजा नहीं है। आगे देखते हैं। वरन एक उन्मुख वर्ग द्वारा किया गया अत्याचार है। उनकी खुद की हालत बहुत दयनीय है। गोदान के राय साहब स्वीकार करते हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। खन्ना एक बार राय साहब को आगाह करते हुए कहते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब स्वयं जानते हैं अपनी स्थिति से परिचित हैं, लेकिन वे क्या करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वे कहते हैं, हम अपने असमियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डालियां ना दें तो बागी समझे जाएं, शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की ज़रा सी आहट पाते ही हम काँप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं तो हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया है। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। प्रेमचंद मानते हैं कि ऋण जमींदारों की शोभा है, इसलिए गोदान में कोई ऐसा जमींदार या तालुकेदार या राजा नहीं है जिस पर ऋण का बोझ न हो। राय साहब तो ऋण के बोझ से दबे हुए ही हैं। कुंवर दिग्विजय सिंह, राजा सूर्य प्रताप सभी पर भारी कर्जा है। राय साहब की ससुराल की जायदाद जो उनके पुत्र को मिलने वाली है, उस जायदाद पर 10 लाख के लगभग ऋण है। स्वयं राय साहब जब देखो तब खन्ना के पास रुपए उधार लेने के लिए दौड़ते रहते हैं, और यह तो तब है जब राय साहब पर लगभग 10 लाख रुपए का कर्ज है। प्रेमचंद ने उनकी आर्थिक अवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो रही थी, उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा, मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 रुपये होती थी, ऊपर के खर्च। मुश्किल यही थी कि ये तीनों काम एक साथ पड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला न जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका विवाह टलता जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख का था, जिसके पास जाते वही बड़ा मुंह खोल लेता। प्रेमचंद्र ने होरी और राय साहब दोनों को कर्ज के बोझ में डूबे हुए दिखाया गया है और दोनों महाजनों के सामने चिरौरी करते दिखाई देते हैं। राय साहब खन्ना के आगे पीछे इसी के कारण घूमते हैं। रुपए की कमी के कारण वे एक बार मिस्टर तनखा और मिस्टर ओंकारनाथ की भी मिन्नतें कर चुके। यदि जमींदारों के शोषण का स्वायत्त समानांतर शोषण होता तो राय साहब को यूं दर की ठोकरें खाने न जाना पड़ता, परंतु करें क्या, वे भी अंग्रेजी राज के शोषण के शिकार हो गए हैं।
शिकार हैं, इसलिए वे हारते हैं और जीतते हैं तो भी हारते हैं। जिन 3 कार्यों को उन्होंने ठानी वे पूरे हो गए। प्रेमचंद ने लिखा, राय साहब का सितारा बुलंद था, उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई, होम मेंबर भी हो गए थे, चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने ताल्लुकदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले ही किसी से भी कम न था, मगर अब तो उनकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे भी ऊंचे जा पहुंचे थे। लेखक यदि चाहता तो राय साहब के चरित्र की कथा बंद कर सकता था, परंतु लेखक जमींदार को पतनशील वर्ग के रूप में देखता है, वह उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। इसलिए उपन्यास का अंत होते होते यह बता देना जरूरी लगा कि उनकी पुत्री का तलाक हो गया। जायदाद का मुकदमा जिस पुत्र के लिए जीते थे उससे उनका झगड़ा हो गया, और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वस्त होते देख रहे थे, और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। होरी बर्बाद हो गया था, लेकिन राय साहब भी आबाद हो गए हो सो बात नहीं। प्रेमचंद्र के इस लेखक के न्याय में राष्ट्रीय आंदोलन की अनुगूंज सुनाई दे सकती है। प्रेमचंद जनतांत्रिक दृष्टि से संपन्न लेखक है। उन्होंने अंग्रेजी राज का विरोध इसलिए नहीं किया कि जॉन के स्थान पर गोविंद गद्दी पर बैठ जाए। वे शोषणहीन समाज की परिकल्पना में विश्वास करते हैं। किसी भी व्यक्ति या समूह को दूसरे का शोषण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति धनी है वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता। धन या संपत्ति दूसरों के शोषण से इकट्ठा होती है तथा शोषण का माध्यम बनती है। 1 दिसंबर 1935 को उन्होंने श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को पत्र लिखा, मैं ऐसे महान आदमी की कल्पना नहीं कर सकता जो धन संपत्ति में डूबा हुआ हो। जैसे ही मैं किसी आदमी को धनी देखता हूँ, मैं उसकी कला और ज्ञान की सब बातें मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित है, स्वीकार कर लिया है। प्रेमचंद ने यह पत्र उस समय लिखा जिस समय वे गोदान की रचना कर रहे थे। गोदान में उन्होंने धन व संपत्ति की जगह जगह आलोचना कर रखी है। प्रेमचंद ने गोदान में होरी धनिया के शोषण की कहानी कही। इस वर्णन में प्रेमचंद का मानना है कि शोषण अवैध है, गलत है। होरी का मानता है कि यह प्राकृतिक है। प्रेमचंद होरी की इस मानसिक पिछड़ेपन को उजागर करते हुए मनुष्य और मनुष्य की समानता का आधारभूत दर्शन रखते हैं। होरी व गोबर की बातचीत में यह दर्शन व्यक्त होता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उनका आनंद भोग रहे। हमने कुछ संचा तो भोगेंगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन बचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई 2 जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहे। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। गोदान का यह लंबा संवाद प्रेमचंद की उस जनतांत्रिक जीवन दृष्टि से आया है जिसका गहरा संबंध हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसी आंदोलन से समानता और शोषणहीन समाज की परिकल्पना आई है, जिसके द्वारा गोदान की संपूर्ण कथा की परिकल्पना की गई है। प्रेमचंद्र में होरी की कथा का यथा तथ्य वर्णन नहीं किया गया है। उसके दुख दैन्य के गणित को ही स्पष्ट नहीं किया गया, वरन ये सारे तथ्य इसलिए इतने विस्तार से दिए गए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि होरी का यह शोषण अवैध है, गैर कानूनी है, अप्राकृतिक है। शिक्षित वर्ग के सामने शोषण की अवैधता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने महाजनों द्वारा लिए जा रहे सूद का हिसाब दिया है। अत्यधिक लगान के बकाए रह जाने के दर्द को रेखांकित किया है। डांड, जुर्माना, दस्तूरी आदि को स्पष्ट किया है। उनकी अत्यधिक मात्रा पर नहीं, वरन उनकी अवैधता पर प्रेमचंद बल देना चाहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की इस जनतांत्रिक दृष्टि के कारण होरी जैसा अपढ़ दब्बू पिछड़ा हुआ किसान उस उपन्यास का नायक है। अन्यथा नायक तत्व की संभावनाएं राय साहब में सबसे अधिक है।
यदि लेखक तटस्थ होना चाहता है तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता को इस उपन्यास का नायक बना सकता था। तब गोदान की कथा संपूर्ण ढांचा बदल जाता। उसी के अनुरूप शेष प्रकरणों और तथा एवं प्रसंगों का अर्थ बदल जाते, परंतु प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। इसलिए राय साहब, पंडित दातादीन, नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह, मंगरू शाह, मिस्टर खन्ना जैसे चारित्रिक दृष्टि से तथाकथित शरीफ लोग खलनायक बनकर हमारे सामने आते हैं। इनको खलनायक राष्ट्रीय आंदोलन के पक्षधर लेखक ने बनाया है। निष्कर्ष यह कि भले ही प्रेमचंद ने उपन्यास की कथा वस्तु में राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेख अपेक्षाकृत कम किया, तब भी उपन्यास का मूल और कथ्य राष्ट्रीय आंदोलन की जनतांत्रिक भावधारा की चेतना को अभिव्यक्त करता है। ये गोदान का हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, जिसमें गोदान में नारी चेतना के बारे में दिया गया है, नारी चरित्र के बारे में दिया गया है। आप इन 3 प्रश्नों को अगर तैयार कर ले, एक पहला वीडियो हमारा आ चुका है किसान परिप्रेक्ष्य में गोदान, अब ये है राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, और अब जो तीसरा वीडियो होगा वो गोदान में नारी चरित्र होगा। अगर आप ये 3 वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इनमें जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं इनको अपने मतलब चेतना में रख लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं, तो आपको MHD के एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपका इग्नू का पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो इतनी तैयारी आप कर लें और हमारे साथ बने रहें।